नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा व्यंग्य शिकायत मुझे भी है। मगर मेरी शिकायत यह नहीं है कि वैज्ञानिकों को देश में ही नौकरी और अनुसंधान की सुविधा क्यों नहीं मिली। क्यों उसे दूसरे देश में अनुसंधान करके विदेशी की हैसियत से नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों नहीं वह गौरव इसी देश को मिला। डॉक्टर खुराना को लेकर ये शिकायतें कुछ लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे शिकायत नहीं। विदेशों में हम गेहूं चावल वगैरह मंगाकर खाते हैं, मगर उसके दाम चुकाने की हैसियत नहीं है। उसके चुकाने में अगर प्रतिभाएं दे देते हैं तो क्या बुरा है। तुमने गेहूं दिया, लो 4 वैज्ञानिक ले लो। मुझसे कोई प्रतिभा नहीं है, मगर मेरे बदले में अगर 1 किलो गेहूं भी मिलता हो तो मैं बिकने को तैयार हूँ। प्रतिभा को यही रखकर क्या करोगे। वह खाने के दाम भी तो नहीं आती, मगर लोग हैं कि चिल्ला रहे हैं। नौकरशाही जीनियस को पनपने नहीं देती। ये शिकायत बेबुनियाद है। मैंने बड़े बाबू से पूछ लिया है। उन्होंने कहा वैज्ञानिक के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड था। मैंने कहा बहुत करके नहीं था। बड़े बाबू बोले तो फिर कैसे नौकरी मिलती। कार्ड लेकर आता तो मैं ही कहीं चिपका देता। थूक लगाकर बड़े बाबू टिकट चिपकाते हैं तो थोड़ा थूक लगाकर प्रतिभा को भी चिपका देते। मगर कार्ड चाहिए और प्रतिभा पर थोड़ी गोंद तो होनी चाहिए। किसी को चिपकाने के लिए कोई पास के गोंद थोड़े ही खर्च करेगा। लोग क्या मिलते नहीं हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर से गोंद के झरने बहते रहते हैं। कार्ड तो मैं ही 150 लिखवा कर किसी रोजगार दफ्तर में दिलवा देता। इसमें सदाचार वगैरह की बात करना व्यर्थ है। लोग बकते बहुत हैं, पर इसका अर्थ नहीं जानते। एक साहब ने मुझे समझा दिया था। उनके पास में 500 रुपया घूस लेकर पहुंचा तो वे बोले सदाचार सप्ताह चल रहा है, 1000 रुपए के काम के लिए 500 दे रहे हो, यही तुम्हारा सदाचार है। मैं शर्मा गया था। प्रतिभाओं के बड़े साहब की भी मुझसे बात हो चुकी है। उन्होंने समझाया, अरे भाई ये तुम्हारे प्रतिभावान लोग एलडीसी और यूडीसी को बरकरार निकालना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक को मैंने चिपका दिया था। एक दिन वे बड़ी फुर्ती से कहीं चला जा रहा था। हमारे एलडीसी ने उसे पकड़ लिया। पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा प्रयोगशाला। एक बढ़िया चीज सूझ गई। एलडीसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा ऐसे नहीं जा सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, लौटो। वह थ्रू प्रॉपर चैनल समझा नहीं, वो उसे इंग्लिश चैनल समझा और पार कर गया। सुना है इंग्लिश चैनल अपने प्रसार चैनल में कम चौड़ी है। सैकड़ों सालों की मेहनत से हमारी ये प्रॉपर चैनल बनी हुई है। हमारी ये प्रतिभाएं उसे तोड़ना चाहती हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का ऐसा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा। मैंने एक मंत्री जी से भी इस मामले में बात करके देखी है। उन्होंने कहा हमने तो जी 6ठी कक्षा की किताब में पढ़ा था कि न्यूटन ने सेब गिरते देखकर ही कोई खोज कर ली थी, और वॉट नाम के लड़के ने जी उबलती केतली में से खोज कर ली थी। और वह कौन था जी। हाँ, आर्कमिडीज। उसने तो नहाते नहाते खोज कर ली थी। पर आज के इन वैज्ञानिकों को तो बड़ा तामझाम चाहिए। मैं कहता हूँ जी इतने आम गिरते हैं, पर इन्हें देखकर कोई खोज क्यों नहीं करता। वैज्ञानिक रोज नहाता है पर खोज नहीं करता। हमने तो जी 6वीं किताब में पढ़ा था। मैंने कौम में नेहरूमा से भी बात कर ली। उसने कहा यह देश पछतावे पर जी रहा है। ये पछतावा खाता है। पछतावा इसका स्पेडल फूड है। अगर पछतावे में कमी पड़ जाएगी तो देश मर जाएगा। पछतावों की नई नई फसल जरूरी है देश में जिंदा रहने के लिए। अगर प्रतिभाओं की कदर होने लगे तो पछतावा कम हो जाएगा और देश भूखा मर जाएगा। इसीलिए जो हुआ देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हुआ। सबसे मैंने पूछ लिया है। मेरी शिकायत यह नहीं है कि अपनी प्रतिभाओं की कद्र यहाँ क्यों नहीं होती। मेरी शिकायत है कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला अभी तक। भारतीय दंड संहिता अपना महान महाकाव्य है। वह एकमात्र क्लासिक है। वह काव्य है और धर्म ग्रंथ भी। सारा जातीय जीवन इसी ग्रंथ में संचालित हो रहा है। इसी की प्रेरणा से हम राष्ट्रीय जीवन की सिर्फ एक ही साधना कर रहे हैं, उसे लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था कहते हैं। सारी प्रतिभा हमने कानून और व्यवस्था की साधना में लगा दी, फिर भी भारतीय दंड संहिता को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये मेरी शिकायत है। भारतीय दंड संहिता अगर महाकाव्य है तो जब तब रचे जाने वाले अध्यादेश ललित गीत हैं। इनका संग्रह अगर नव गीतांजलि के नाम पर छप जाए तो पश्चिम में मनीषी गीतांजलि के धोखे में इसे नोबेल पुरस्कार दे देंगे।
वे समझेंगे रविंद्रनाथ अपनी प्रतिभा के शिखर काल में अध्यादेश लिखा करते थे। सच्चे कवि की पहचान यही है कि वे अध्यादेश लिख सकता है या फिर नहीं। मेरी शिकायत यह भी है कि उसने सबसे बड़े पुलिस की लाठी के दोनों सिरों पर लोहे के लट्ठे लगाए। उसे भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? उस दिन अखबारों में पढ़ा कि देश आंसू गैस में आत्मनिर्भर हो गया तो समझ गया कि रिनौसा हो गया। यूं तो पिछले 20 सालों में इस देश में हर चीज आंसू गैस में बदलती जा रही है। ये अजब रासायनिक क्रिया चल रही है। दुनिया के वैज्ञानिक शोध करें कि देश में गेहूं और शक्कर आंसू गैस में कैसे बदल जाते हैं। महंगाई, कालाबाजारी, सूखा और बाढ़ भी आंसू गैस में बदल जाते हैं। मुझे तो लगता है पूरा देश ही आंसू गैस का एक कारखाना है। दुनिया भर तो हम सप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आंसू गैस कम पड़ जाती है तो दूसरे देशों से मंगाते हैं। ऐसे देश भी हैं जिनकी आंसू गैस में ये खूबी है कि उससे दूसरे लोगों के आंसू ही निकलते हैं। हम ऐसी बहुत सी गैसें बाहर से मंगाते हैं। खिलाने का इंतजाम चाहे ना हो, पर रुलाने का इंतजाम तो सरकारों का पूरा रखना ही पड़ता है। विदेशी गैस से आंसू आते थे तो राष्ट्र को शर्म आती थी। अब अपनी ही गैस में जितना चाहे रो और रुलाओ। मेरी यह भी शिकायत है कि जिसने आंसू गैस में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, उसे शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? मंत्री पुलिस महाकवि हैं। मेघदूत लिखता है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ के प्रथम दिन जब आकाश में श्याम मेघ छाए थे, सुहाना मौसम देख यक्ष में गोली चलाने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में आकाश में मनुष्य के रक्त से धरती की मांग भर दी। यह देख यक्ष को प्रिया की याद सताने लगी। उसने मेघ के द्वारा प्रिया को संदेशा भेजा, हे मेघ, तू उड़कर उत्तर में मेरी प्रिया के पास जा। जब तू तीर्थराज प्रयाग पहुंचेगा तब वहां विश्वविद्यालय में पुलिस आंसू गैस छोड़ रही होगी। तू वहां बरसना मत। पानी से गैस पर असर खत्म हो जाएगा। अगर बरसा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तू कानपुर पहुंचेगा वहां लाठीचार्ज हो रहा होगा। तू वहां भी मत बरसना। पानी गिरने से भीड़ तितर बितर हो जाएगी और पुलिस को सिर फोड़ने का सुख नहीं मिलेगा। जब आगरा पहुंचेगा तब मूसलाधार बरसना, जिससे सड़क पर खून धूल हो जाए। यहाँ 5 कमीशन आने वाला है। जब तू सुंदर इंद्रप्रस्थ पहुंचेगा तब वहां गोली चल रही होगी। तू नीचे मत उड़ना, गोली लग जाएगी। हे मेघ, उड़ता हुआ तू मेरी प्रिया के पास पहुंचकर कहना, प्रिय, मेरी तरफ से बोलना, अपनी तरफ से मत कहना, वरना तुझे 10 साल जेल में सड़ा दूंगा। कहना, यक्ष ने संदेश कहलाया है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर की हालत अभी अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ दिन और कंट्रोल रूम में रहूंगा। मेरी शिकायत है कि इस काव्य पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा व्यंग्य शिकायत मुझे भी है। अगर ये प्रयास और ये व्यंग्य आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।